आप पढ़ रहे थे माई गुड राइट एंड पोइम, जिसका फर्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा पढ़ लिया है आपने। अब ये फोर्थ स्टांजा है, इसको पढ़ते हैं पहले हिंदी अनुवाद। द फ्रेंड्स हु हैड लिफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड। अब सबसे पहले इसकी एक एक मीनिंग्स देखते हैं। जैसे फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्त या मित्र, वो यानी जो या कौन, हैड लिफ्ट यानी चले गए थे, यानी या छोड़ दिए थे। ये लिफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव यानी होता है छोड़ना, लीव यानी छोड़ना। मी यानी मुझे, केम बैक यानी वापस आना, यानी कम बैक, कम बैक यानी वापस आना। एवरीवन यानी हर एक, हर एक यानी जो चले गए थे वह सभी वापस आ गए। डार्केस्ट, डार्केस्ट यानी स्वार्थी या दुखी एवं उदास, दुखी एवं उदास। एडवाइजर्स का अर्थ होता है सलाहकार, एडवाइजर्स यानी सलाहकार, सलाह देने वाले। लुक, लुक यानी देखना या दिखाई देना, दिखाई देना या देखना। ब्राइट, ब्राइट यानी अर्थ होता है चमकीला, यहाँ अर्थ हो जाएगा प्रसन्न। ब्राइट यानी प्रसन्न। एज यानी के रूप में, के रूप में या के जैसा, या जैसे कि। नीड यानी आवश्यकता होना, नीड यानी आवश्यकता होना। देम यानी उनको, देम यानी उनको। नो मोर, नो मोर यानी और अधिक नहीं, या अधिक नहीं। दे यानी वे सब, दे ऑल यानी वे सब। अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टैंड यानी समझना। थैंक, थैंक यानी धन्यवाद देना, थैंक यानी धन्यवाद देना। दी, दी का मतलब होता है यू, दी इज इक्वल टू यू, यानी आप या तुम, आप या तुम। ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, ट्रस्ट यानी विश्वास करना। माई गुड राइट हैंड यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ। अब सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। फ्रेंड्स हु हैड लिफ्ट, द फ्रेंड्स हु हैड लिफ्ट मी यानी मित्र या दोस्त, हु हैड लिफ्ट मी यानी जो मुझे छोड़ चुके थे या मुझे छोड़कर चले गए थे। केम बैक एवरीवन यानी वे हर एक या वह वे सब। केम बैक यानी वापस आ गए, ये सेकंड फॉर्म है। केम बैक, कम यानी आना और केम यानी आए, यानी केम बैक यानी वापस आए। यानी
मेरी सहायता नहीं करने के लिए वो मेरे से दूर होने लग गए, यानी मित्र या दोस्त जो मुझे छोड़कर चले गए थे या जा चुके थे वह हर एक वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, और डार्केस्ट का अर्थ होता है स्वार्थी, एडवाइजर्स का मतलब सलाहकार, लुक्ड ब्राइट यानी स्वार्थी सलाहकार प्रसन्न दिखाई दिए, एज द सन, जैसे सूर्य चमकता है, यानी जितना सूर्य चमकता है वैसे वैसे ही प्रसन्न दिखाई देने लगे, यानी स्वार्थी सलाहकार सूर्य की तरह प्रसन्न दिखाई देने लगे। आई नीड देम यानी मुझे आवश्यकता है, नो मोर यानी और अधिक नहीं, यानी मुझे उनकी आवश्यकता है, नो मोर यानी और अधिक, यानी और अधिक नहीं, यानी मुझे उनकी और अधिक आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल, जैसा कि दे ऑल यानी वे सब, अंडरस्टैंड यानी समझते हैं, जैसा कि वे सब समझते हैं कि अब ये स्वयं मेहनत करने लग गया है, परिश्रम पर विश्वास करने लग गया है, इसको और दूसरों की आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, थैंक यानी धन्यवाद देना, दी यानी आपको, यानी आपको किसको, ये माई गुड राइट हैंड, यानी पोइट अपने अच्छे दाहिने हाथ के लिए कहता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, यानी पोइट यहाँ ऐसा कह रहा है कि जब कोई दूसरे साथी, दोस्त, मित्रगण, परिचित लोग कोई भी हो, कठिन परिस्थिति में या गरीबी में या किसी भी स्थिति में अगर हेल्प नहीं करते हैं तो उन पर विश्वास करना छोड़ दीजिए और अपनी स्वयं की परिश्रम पर, मेहनत के बल पर जीवन जीने सीखना चाहिए, यानी जीवन जीने के लिए स्वयं को अपने बल पर खड़ा होना जरूरी होता है। यहाँ पॉइंट यहाँ कह रहा है कि जब सब लोग अपने से दूर हो जाते हैं यानी अपनी सहायता नहीं करते हैं तो दूसरों से सहायता लेने से छोड़ दीजिए और अपने स्वयं पर विश्वास करने लगिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। स्वयं पर, अपनी परिश्रम पर, मेहनत पर विश्वास रखोगे तो अपने जीवन में सफलता हर समय आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जिस समय आप असफलता को गेटिंग करोगे। अब आगे हमें इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं माय गुड राइट हैंड का। अब देखो इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करना है हमें, तो रेफरेंस आपको बताया हुआ है, उसी में से आपको वही लाइन लिख लेनी है, यानी दीज लाइनेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर पोइम का नाम लिख देंगे माय गुड राइट हैंड, कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड की जगह आप यहाँ लिख लोगे चार्ल्स मेके, यानी कंपोज्ड बाय है उसके आगे जेनेट रैंड की जगह चार्ल्स मेके लिख लेना है। अब देखो वैसा का वैसा लिख लेंगे उसको, दीज लाइनेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, टेकन फ्रॉम द पोइम माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं इसका, फिर कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड बाई, अब यहाँ चार्ल्स मेके लिख देंगे, चार्ल्स मेके, ये यहाँ पोइट का नाम हो गया, यह आपका रेफरेंस तैयार है। माई गुड राइट हैंड यहाँ रेस की जगह लिख दिया और चार्ल्स मेके यहाँ पोइट का नाम लिख दिया, अब आपका रेफरेंस तैयार है। अब कॉन्टेक्स्ट लिखना है आपको, तो कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है, जैसे मान लो कि कॉन्टेक्स्ट में यह लिखना है कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है या इस कविता में किसके बारे में बताया गया है, इस चीज के बारे में आपको लिखना है, तो वो अभी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ कॉन्टेक्स्ट करते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट इस पैराग्राफ में जो बताया गया है उसके आधार पर लिखते हैं, पूरी पोएम का एक साथ ही लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो वो लाइन लिख लेते हैं जैसे शुरुआत की रिस्क पोएम में आपने लिखी थी, इन दीज लाइनेज द पोइट सेज टू अस, पोइट सेज टू अस
यानी इन दीज लाइनेज, यानी इन पंक्तियों में, ये जो पंक्तियां बता रखी हैं इनमें, द पोइट सेज टू अस, यानी हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? जैसे मान लो कि पोइट है, यहाँ गरीबी की बात करता है, तो गरीबी के बारे में बता रहा है, दोस्तों के बारे में बता रहा है, उसने कैसे दिनों को देखा उसके बारे में बता रहा है। तो अबाउट हिज पुअर कंडीशन, यानी गरीबी के बारे में बता रहा है, यानी गरीब स्थिति के बारे में यहाँ पोइट बता रहा है। तो यहाँ पुअर कंडीशन तक लिख लेंगे। इन दिस लाइनेज द पोइट सेज टू अस अबाउट हिज पुअर कंडीशन, यानी कवि हमें, इन पंक्तियों में कवि हमें अपनी गरीबी स्थिति के बारे में बताता है और उसे क्या करना होता है या क्या करता है उसके लिए लिख देंगे। जैसे मान लो कि उसने बुरे दिनों का सामना किया, तो ही हैड टू फेस यानी सामना करना होता है वर्ब के रूप में, वैसे नाउन के रूप में चेहरा। ही हैड टू फेस इविल डेज, यानी उसे बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। ही हैड टू फेस यानी उसे सामना करना पड़ा इविल डेज, यानी बुरे दिनों का। यहाँ एक लाइन ये हो गई। यदि इसमें और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो कि पोइट है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, या फिर आगे क्या करने के लिए सलाह देता है, या क्या किया पोइट ने उसके बारे में लिख सकते हो। तो एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट यानी अंत में, द पोइट क्या किया पोइट ने? अंत में उसने भगवान में विश्वास रखा। तो द पोइट ट्रस्ट यानी विश्वास रखना, ट्रस्टेड इन गॉड एंड हिज हार्ड वर्क, यानी अपनी कठिन परिश्रम पर उसने विश्वास किया। यानी ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये चार जो स्टांजाज है इसके, उन चारों में आप लिख लेंगे इसको, सेम ही चारों में चलने योग्य है। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आपको ये जो पैराग्राफ दे रखा है केवल इसी के बारे में लिखना है, यानी पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेन होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन में आप सबसे पहले वो जो कॉमन लाइन आपको बताई हुई है वो लिख लेना है। इन दीज लाइनेज द पोइट सेज टू अस दैट, अब आई की जगह पोइट लिख लेंगे। आई फेल इनटू ग्रिप, यानी मैं दुखों में पड़ गया, यानी ये जो कवि है वो गरीब स्थिति में गिर गया। यानी द पोइट फेल इनटू ग्रिप, यानी पोइट है वो गरीबी में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन्स, और शिकायतें करने लग गया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, यानी उसने मित्रों की तलाश की। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेटेंस वर कोल्ड, यानी ये सब संकोच में रहने लग गए और रुखेपन का व्यवहार अपना लिया उन्होंने। तो इसी में जोड़ के लिख देंगे, यानी उसने शिकायतें करना भी शुरू कर दिया। तो एंड ही बिगेन कंप्लेंट्स यानी शिकायतें शुरू की। किसको? दोस्तों को, मित्रों को, साथी दोस्तों को, सबको। तो देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने। द पोइट फेल इनटू ग्रिप, यहाँ ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। एंड ही बिगेन, यहाँ ये पोइट के जगह आपने प्रोनाउन का यूज किया है ही का। और बिगेन कंप्लेंट्स, यहाँ बिगेन कंप्लेंट्स, बिगेन दे रखा है, कंप्लेन का कंप्लेंट्स किया है आपने, नाउन बनाया। टू, अब किसको शिकायतें करने लगा? फ्रेंड्स, दोस्तों को। और कंपेनियंस भी दे रखा है कि वो भी संकोच में रहने लगे। तो यहाँ कंपेनियंस भी आप लिख सकते हैं।
कंपेनियंस और एक्विटेंसेज भी दे रखा है, एंड एक्विटेंसेज यानी परिचित लोग। एक्विटेंसेज यानी परिचित लोग, उन सबको शिकायतें करने लग गया। अब देखो यहाँ ये एक लाइन और रह गई इसमें, बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मैंने ये सब जो प्रयास किया वो व्यर्थ ही रहा। कहने का मतलब वो सब उससे बचने लग गए। यहाँ संकोच में रहने के लिए बताया, कोल्ड यानी रुखेपन का व्यवहार बताया। तो वे जो दे मतलब वे सब फ्रेंड, कंपेनियन, ये फ्रेंड्स है, कंपेनियंस है, एक्विटेंसेज हैं। तो दे अवॉइडेड यानी वो बचने लग गए, दे अवॉइडेड यानी वे सब बचने लग गए। किसे? हिम यानी उससे, दे अवॉइडेड हिम यानी वे उससे बचने लग गए। पॉइंट से एक लाइन ये हो गई। अब और आप यदि आप लिखना चाहो तो दे गेव मी ओनली गुड काउंसल यानी वे उसे केवल अच्छी सलाह तो देते थे, किसको? पोइट को। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दे गेव हिम, यहाँ मी दे रखा है तो मी पोइट के लिए हिम हो जाएगा, हिम गुड काउंसल, काउंसल का अर्थ होता है सलाह, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एडवाइस, गुड एडवाइस। बट यहाँ आगे दे रखा है बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, ड्रीडेड मतलब डरते थे, देयर गोल्ड यानी अपने धन पैसे से सहायता करने से। लेकिन यहाँ क्या लिख लोगे आप बट के बाद में, यानी उन्होंने सहायता नहीं की उसकी। तो बट डिड नॉट हेल्प हिम यानी उसकी सहायता नहीं की, लेकिन उसकी सहायता नहीं की विथ मनी यानी देयर गोल्ड दे रखा है यानी पैसे से, तो यहाँ लिख लेंगे विथ मनी यानी पैसे से सहायता नहीं की। देखो आपने यहाँ एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं लिखा है, बस इसी को जोड़ जोड़ के उठा के लिख दिया है। यहाँ शुरुआत में आपने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पहले लिख ली थी रिस्क पोएम में। अब यहाँ आपको दे रखा है आई फेल इनटू ग्रीफ, तो आई की जगह आपने लिख लिया द पोइट फेल इनटू ग्रीफ यानी दुखों में पड़ गया। एंड ही बिगेन कंप्लेंट्स और उसने शिकायतें करना शुरू की या प्रारंभ की। किसको? टू फ्रेंड्स यानी मित्रों को, कंपेनियंस साथी मित्रों को, एंड एक्विटेंसेज और परिचितों को। यानी उसने दोस्तों, साथीगणों या मित्रगणों और परिचितों को शिकायतें करना शुरू किया। दे अवॉइडेड हिम यानी जैसे ही उसने हेल्प मांगी या कुछ अपने दुख बताने लगा तो दे अवॉइडेड हिम यानी वे उससे बचने लगे। दे गेव हिम गुड एडवाइस यानी वे उसे अच्छी सलाह तो देते थे, बट डिड नॉट हेल्प लेकिन सहायता नहीं की, हिम यानी उसकी, लेकिन उसकी सहायता नहीं की विथ मनी यानी पैसे से। यानी यहाँ जो साथी लोग थे, दोस्त थे, उन्होंने पैसे से उसकी कोई सहायता नहीं की।